लेकिन हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सऊदी अरेबिया ने जिस तरह से यहाँ पर अपने प्राइसेस घटाए हैं एशियन बायर्स के लिए, क्या ये मान के चला जाए कि एक तो डिमांड कमज़ोर है और दूसरा जिस तरह से सप्लाईज इतनी ज़्यादा आई हैं, प्राइसेस तो बढ़ने वाले नहीं हैं, एटलीस्ट यहाँ पर अपना मार्केट शेयर ही बढ़ा लिया जाए, क्या इस तरह से देखा जाए इसे? देखिए मनीषा, सऊदी अरामको एशिया पे काफी फोकस कर रही है। काफी उनको लुक ईस्ट पॉलिसी काफी दिनों से चल रही है, जिसमें वो चाइना, कोरिया, जापान और भारत को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और आपको पता है यही सऊदी अरामको पहले भारत से एशियन प्रीमियम चार्ज करती थी, अर्थात जो भी कीमत होती है उस पर 2 से लेके $3 पर बैरल पे एक्स्ट्रा देना पड़ता था भारत को। भारत के अलावा 1-2 और देशों को भी देना पड़ता था। अब आज की स्थिति यह है, जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई थी तो उस समय काफी वो प्रोडक्शन को उन्होंने जारी रखा। हाँ कि बीच में थोड़ा सा कम कर दिया था। अब उनके स्टोरेज फुल हैं और तमाम ऐसे टैंकर्स हैं जो सऊदी अरामको के टैंकर्स हैं या चार्टर्ड उनके करे हुए हैं, जो हाई सीज में हैं या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी उनके पास है। तो ये जो उन्होंने घोषणा करी है थोड़ा सा कि भाई रियायत देंगे या डिस्काउंट देंगे, वो टेम्परेरी है। वो अगस्त की परचेज के लिए ज्यादा है और कुल मिलाकर के वो टेम्परेरी है, जिससे उनका मार्केट शेयर एशिया में बना रहे और दूसरी तरफ जो स्टोरेज उनके फुल हो गए एकदम, वो भी खाली हो सके, जिससे उनका जो बैकअप प्रोडक्शन है उसको जो वो बढ़ा सके और कुल मिलाकर के सब कुछ वहां पे नॉर्मल हो सके। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इसमें रीड करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो तेल के खेल में, खासतौर से ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में, सेलिंग में जितना महारथी सऊदी अरामको को हासिल है, बहुत कम कंपनियों को है। वेरी स्मार्ट प्लेयर, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेयर हैं और भारत और चाइना, कोरिया, जापान, इन 4 देशों पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। तो कुल मिला के अच्छे सेंटीमेंट के मैसेज देना। दूसरा, ओपेक ने कहा है वो उत्पादन बढ़ा देंगे, उसको भी काफी, और ओपेक जो है काफी फंक्शनली डेड हो चुकी है, उसमें वो ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसका मतलब हुआ सऊदी अरामको वो अब अपने फैसले लेने हैं, वो ओपेक के फैसलों का ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। तो ये सब कुल मिलाकर के जो है परसेप्शन मैनेजमेंट ज्यादा है और जो उनके टैंक फुल हो गए हैं, टैंकर्स में जो तेल है उसको निकालना ज्यादा है, जिससे कि उनका हर चीज का नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो सके। दूसरा, जिस तरह से इराक ने यहाँ पर थ्रेटन किया है कि 2 अगस्त की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वहाँ पे शायद वो भी एग्जिट कर सकते हैं, तो जैसे आपने कहा कि एक फंक्शनल तौर पर ओपेक ऑलमोस्ट डेड नजर आता है, क्या ये एक और चीज है जो इसको डेंट करेगी? बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। अगर आप देखें, पहले कजाकिस्तान ने इशारा किया था वो निकलना चाहते हैं। ईरान जो बहुत बड़ा उत्पादक है उसने भी अब जो है काफी इशारा किया वो निकलना चाहते हैं। और तो इसलिए ओपेक ठीक है, टिकी रहेगी। लेकिन आज हकीकत यह है कि दुनिया का जो तेल के बारे में जो जिसको बोलना चाहिए कि वो क्या करता है, उससे तेल की कीमतों में असर होता है, वो देश आज अमेरिका है। और कुल मिला के अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक बन चुका है और अमेरिका जो है स्विंग प्रोड्यूसर भी अमेरिका ही बन चुका है। और खासतौर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जहां से आज भारत काफी मात्रा में तेल मंगा रहा है, वहां पे अब जो दबदबा है वो अमेरिका का है। जो ओपेक जो था, मुझे लगता है फंक्शनली डेड है। कोशिश करेंगे, जिंदा रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन उसकी जो ताकत पहले हुआ करती थी अब नहीं है। पहले यूएई निकला, अब इराक लगभग निकलना चाहता है, कजाकिस्तान निकलना चाहता है, खबरें हैं 1-2 और देश हैं वो भी निकलने की तैयारी करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ओपेक तो फंक्शनली डेड है, वो मतलब नाम की रह जाएगी। क्या ये भारत जैसे देशों के लिए जो बड़े आयातक हैं, अच्छी खबर है? मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है। आज के जमाने में ओपेक जैसे कार्टेल का होना जो बिल्कुल पाषाण युग का याद दिलाते हैं। कंपटीशन होना चाहिए। वेस्टर्न हेमिस्फीयर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका चाहता है तेल $60 पे पहुंच जाए, ओपेक चाहती है तेल $90 पे पहुंच जाए। तो इन दोनों में अगर आपस में द्वंद्व होता है तो भारत जैसे देशों के लिए तो अच्छी खबर है। ओह एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि जी हाँ, ओपेक की शायद थोड़ी सी रेलेवेंस अभी भी यहाँ पर बची है, लेकिन डोमिनेंस एब्सोल्युटली खत्म होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए फिर यहाँ पर प्राइसेस, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ खबर है। एक चीज़ तो तय है कि ज़्यादा सप्लाईज बाजार में आने वाली हैं। हमने यूएई की तरफ से वो स्टेटमेंट्स आते हुए देखे हैं। इराक नहीं चाहता कि उनके ऊपर यहाँ पर कोई ओपेक का कोटा डाला जाए। तो किस तरह की सप्लाईज जैसे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बढ़ती हुई नजर आई हैं, आपको लगता है प्राइसेस और दबाव में आएंगे? 2 पहलू यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अमेरिका चाहता है तेल जो है वो $60 पे रहना चाहिए और अमेरिका और दुनिया, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी तेल की अर्थव्यवस्था है और जिसका तेल पे दबदबा रहेगा वही जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स है और अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसका दबदबा रहेगा। और आज वो अमेरिका जिसका दावा करता है और अमेरिका काफी हद तक जो है इसमें सफल भी होता है। जो तेल के
खेल का जो पीछे का खेल होता है उसमें अमेरिका बहुत माहिर है, जिसमें अमेरिकन डॉलर की बड़ी भूमिका होती है और कुल मिला के अमेरिका की तमाम एजेंसीज की बड़ी भूमिका होती है। जहां तक कीमतों की बात है, आपने ट्रंप साहब का वक्तव्य कल भी देखा। इस तरह के वक्तव्य अमेरिका की तरफ से आते रहेंगे और ईरान जो है अपने हिसाब से करता रहेगा। तो मुझे लगता है ये जो सॉन्ग एंड डांस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, पर्शियन गल्फ वॉर को लेकर के, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ये कम से कम 1.5-2 साल चलने वाला है। ये ईरान इसको आसानी से खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को इस सबसे फायदा हो रहा है और अमेरिका कोशिश करता रहेगा, धमकियां देता रहेगा। वो तेल की कीमतों में रिफ्लेक्ट करेगा। तो कभी जो तेल की कीमत है वो आपको $62 भी दिखेगी, जहां अमेरिका अच्छी बात करने लगेगा, और कभी कभी $75 भी दिखेगी। हो सकता है 77-80 भी पहुंच जाए अगर ईरान का रवैया सख्त हो जाता। तो ये अभी 1-1.5 साल ड्रामा चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं, जब तक तेल की कीमतें जो है थोड़ा कम रहेंगी। लेकिन कुल मिला के अभी से लेकर के दिसंबर तक का जो मुझे लगता है जहां कीमतें स्टेबलाइज होंगी आने वाले 5-6 महीने में, वो $75 पर बैरल ब्रेंट पे जाके कहीं स्टेबलाइज होंगी। अगर हम $75 को नजर में रखते हैं तो मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा गलत नहीं होंगे।